जॉर्ज फर्नांडिस, अध्यक्ष जी, हम ये जो मांगे हैं इसका विरोध करने के लिए खड़े हैं। वैसे बहस तो कई चीज़ों को लेकर हो सकती है, लेकिन मैं अपनी बातों को 3 विषयों पर सीमित रखूंगा। पहली बात है आपकी जो आर्थिक नीति, जो नीति हमारे अपने कारखानों को, हमारे अपने उद्योगों को बंद कर रही है, और इसका सबूत आपने फिर ये जो आपके पूरक मांगे हैं इनमें दिया है, जहां केवल लोगों को काम से निकालने के लिए, यानी जिसको आप वॉलंटरी का और रिट्रेंचमेंट स्कीम में जो कुछ भी उसको कहते हैं, तो उसके लिए 182 करोड़ और 18 लाख रुपए की मांग आपने की है। अब 182 करोड़ और 18 लाख रुपए में कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे इसका हिसाब मेरे पास नहीं है, लेकिन आपके उद्योग विभाग का ही जो कारखानों का नाम आपने यहां पर दिया है, तो एक प्रकार का सरकार का नीतियों का दिवालापन कहां तक पहुंचा है इसका ये सबूत है। आपके पूरक मांगों के 23 और 24 नंबर के पन्नों पर कुल मिलाकर 16 सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले कारखाने, अल्फाबेटिकली एंड्रू यूल से शुरू होता है और आगे जाकर वो शायद अल्फाबेटिकल नहीं है, AB के बाद H पर आता है, लेकिन बड़े कारखाने जैसे HMT है, जैसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स है, आगे जाकर स्कूटर्स इंडिया है, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, और इस तरह से कुल मिलाकर 16 कारखाने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री के तहत चलने वाले 75 करोड़ रुपया यहां के लिए आपने आवंटित किया है। और कुल मिलाकर जैसे मैंने कहा कि 182 करोड़ और 18 लाख रुपया। अध्यक्ष, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि इनकी जो आर्थिक नीतियां चल रही हैं, ये दिखावे के लिए चाहे जो कहे, कुछ नवरत्नों की बात कभी छेड़े, कुछ विकास कहां कैसे चल रहा है इसके बारे में कुछ बातें बताए, लेकिन हकीकत में इस देश में बेरोजगारी को इनकी नीति या इनकी नीतियां न केवल बढ़ावा दे रही है, जहां नए रोजगार पैदा होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहे हैं, और जो रोजगार हैं उससे लोग हट रहे हैं। तो इसलिए हम इनके नीति का जब संपूर्णतः विरोध करते हैं तो इस ग्रांट को भी इनको देने के लिए इसके पक्ष में हम नहीं हैं। दूसरा, इनके उसी नीति के तहत जो विदेशी पूंजी को हिंदुस्तान में लाने के साथ साथ पूंजी से जुड़ी हुई विदेशी कंपनियों को इस देश में लाने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ, और ये कंपनियां यानी दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियां या फाइनेंशियल कंपनियां हिंदुस्तान में आकर कैसे हमारे देश के उद्योगों के साथ खिलवाड़ चला रही हैं, इसका पिछले 15 दिनों से हमारे अखबारों में एक कंपनी विशेष का जो खेल चल रहा है उसकी ओर मैं मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और सदन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एशियन पेंट्स इस देश में एक अरसे से काफी नाम बनाया हुआ, और केवल देश के भीतर ही नहीं बल्कि निर्यात भी करने वाला और इस देश में विदेशी मुद्रा को कमाने वाली ये कंपनी है। इस कंपनी के 8% शेयर किसी उसके एक भागीदार ने बेचने का तय किया। क्यों किया वो जाने, अखबारों में अनेक किस्म की किस्से इस पर आते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। 8% शेयर जब उन्होंने बेचना तय किया तो विश्व की बहुत बड़ी, बहुत नामी एक फाइनेंस कंपनी जिसने हिंदुस्तान में अपना खाता खोला है और यहां वो अपना धंधा कर रही है, मेरिल लिंच, इस कंपनी ने इस शेयर का सौदा कर लिया
सौदा हो गया। सौदा करके जो बात हम समझ पाए हैं वो ये है कि अपने सौदा किया, लेकिन विदेशी कंपनियां पैसे का सौदा करके सौदे पर पैसे कमाते रहती हैं, और उन्होंने किया हुआ अपना सौदे को एक दूसरी विदेशी कंपनी मॉर्गन स्टैनली उसको बेचने का तय किया। जब कौन शेयर बेचने वाला है ये बात सार्वजनिक हो गई, तो एक कंपनी ने कहा कि अगर ये व्यक्ति इस कंपनी का अध्यक्ष के स्थान से हट जाते हैं तो फिर हम ये शेयर का जो सौदा किया था इसको हम नहीं अभी मानेंगे। नतीजा ये हो गया अध्यक्ष जी कि इस कंपनी का बाजार में शेयर का दाम गिर गया, और जहां लगभग 137 करोड़ का सौदा था, पिछले 8-10 दिनों में शेयर का दाम बाजार में मेरे ख्याल से 20% गिरने के चलते आज 20-25 करोड़ रुपए का हिंदुस्तान का एक उद्यम निर्माण किया हुआ व्यक्ति आज घाटे में गया। और ऐसे दो कंपनियों के चलते कि जिनको आपके नए आर्थिक नीति में आपने देश में लाकर उनके हाथों में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को सौंपने का काम किया। और मुझे ये बात में अध्यक्ष नहीं छेड़ता, क्योंकि किसी एक कोई कंपनी कहां फंसी है, क्या उसकी समस्याएं हैं, उसको इस सदन में छेड़ने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हम इसलिए इसको छेड़ रहे हैं क्योंकि यही ऐसी कंपनियां हैं जिनके हाथों में आपका जो डिसइन्वेस्टमेंट का सारा कार्य चल रहा है, इनको सौंपने का काम को कर रहे हैं। अभी हमारा गैस का डिसइन्वेस्टमेंट होना है, कुछ और उद्योगों का डिसइन्वेस्टमेंट होना है, और ऐसे लोगों के हाथों में जब आप डिसइन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी को देते हैं तो जो अपने वचन को पूरा नहीं करने वाली कंपनियां हैं। और मुझे याद है कैसे एक बार MTNL का मामला इसी तरह से आया, विदेश संचार निगम का मामला आया था, और किस तरह से उस वक्त भी हम लोग विश्व के बाजार में फंसे थे, हमें वो याद है। तो इसलिए हमारी आज ये मांग है कि ये जो विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में केवल पैसे का खेल पर पैसे बनाने के लिए आती हैं, पूंजी लगाने के लिए नहीं, इस देश का किसी भी किस्म का विकास करने के लिए नहीं, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे डालने के लिए नहीं, लेकिन आज विश्व में पैसे का जो बाजार है, जहां सट्टा चलता है, तो उसी के अंदर शेयर बाजार का भी जो सट्टा है, इस सट्टे में पैसा बनाने के लिए जो कंपनी आती है, ऐसे लोगों के हाथों में इस देश का पूंजी का व्यवहार देना बंद होना चाहिए। ये मेरा मंत्री जी से बहुत बड़ा आग्रह है, और अगर वो इसको करने का कोई यहां पर वचन नहीं देते हैं तो ये मांगों के लिए हमारा समर्थन नहीं हो सकता है। मैं एक तीसरी और आखिरी बात कहना चाहता हूं। आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जरिए 40 करोड़ रुपया भूटान में एक ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए देने का इसमें ऐलान किया है, और आपने ये कहा है कि ये तो नेट कैश आउटगो, यानी आप इसको उधार के तौर पर नहीं बल्कि ग्रांट के तौर पर दे रहे हैं। 40 करोड़ ले लो और आपका यहां पर ये चीज को बना दो। मुझे इसके बारे में बड़ी आपत्ति है। मेरी आपत्ति इस बात को है अध्यक्ष जी कि भूटान हमारा पड़ोसी जरूर है, हमारा मित्र करके हम उसको मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हमारे राजधानी में घटी हैं कि उनको आंखों के सामने रखते हुए इस देश को हम लोगों ने ये 40 करोड़ रुपया देना मुझे मंजूर नहीं है। घटना क्या है? भूटान में राजाशाही है, उस राजाशाही से वहां की जनता लड़ रही है, जैसे हमारे देश में अंग्रेजशाही थी और उसके खिलाफ इस देश की जनता लड़ी। वहां वो इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें प्रजातांत्रिक अधिकार मिलना चाहिए। प्रजातांत्रिक अधिकार के लिए लड़ने का विरोध भारत सरकार का तो नहीं हो सकता है। हम ये मानकर चलते हैं कि विश्व में जहां जहां तानाशाही हो, जहां जहां इस प्रकार की ऑटोक्रेसी हो, ऐसे जगहों पर भारत वहां पर प्रजातंत्र को कायम करने के लिए लड़ेगा, क्योंकि हम ये बात को नहीं भूल सकते हैं। अभी अध्यक्ष जी, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हमें कह रहे थे कि
इंग्लैंड का स्पीकर यहां पर आ रहे हैं हम लोगों के इस कार्यक्रम के लिए। इंग्लैंड से हम लोग लड़े, अंग्रेजों से हम लोगों की लड़ाई हो गई, लेकिन लंदन में बैठकर हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों ने अभियान चलाया। अंग्रेजों के घर में जाकर, उनके साम्राज्य के राजधानी में जाकर उस साम्राज्य के खिलाफ, उस साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्हें वहां जेल में नहीं रखा गया। लेकिन हमारा पड़ोसी देश, छोटा देश, वो प्रजातंत्र को मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रजातंत्र को मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर कोई कह सकता है कि उनका घरेलू मामला। लेकिन प्रजातंत्र के लिए वहां पर लड़ाई लड़ने वाले लोगों में से कुछ लोग जब हटा दिए जाते हैं, जिनमें से वहां सारे राजनीतिक दल एक होकर एक प्रजातांत्रिक मोर्चा जो बना दिया, उस प्रजातांत्रिक मोर्चे का अध्यक्ष है रोंगतोंग दोरजी, उनका नाम है। 1991 में उनको गिरफ्तार किया, जेल में रखा, टॉर्चर किया, अंत में छोड़ दिया इस शर्त पर कि वो देश छोड़े। और अनेक लोग उस समय निकल आए। 50,000 लोग हमारे सिलीगुड़ी में, बंगाल के हमारे एक जिले में 50,000 लोग आकर बसे कुछ समय के लिए। आगे जाकर हमारे सरकार ने उनको कहा कि तुम्हें यहां से जाना चाहिए। वो नेपाल चले गए। आज नेपाल में लगभग 1.5 लाख ऐसे आश्रय पाकर वहां पर रहे हुए लोग हैं, जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ का ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कुछ आर्थिक मदद वगैरह देकर जिंदा रखा है। कुछ हिंदुस्तान में ही अभी भी है, सिलीगुड़ी में है, अन्य इलाकों में है। तो इनका जो नेता है, वो नेता जो नेपाल में रहता है, जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रेफ्यूजी का स्टेटस दिया है, दर्जा दी है, वो हिंदुस्तान अक्सर आता रहा, हम जैसे लोगों से मिलता रहा, इस सदन के कई सदस्यों के घरों में जाकर उनको कहता रहा कि हमारे देश में हम लोगों को मदद करिए, प्रजातंत्र को लौटाने के लिए हमारे राजा से बात करिए। हम राजा को नहीं हटाना चाहते हैं, हम उसे पदच्युत नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं वो डेमोक्रेटिक रूलर के तौर पर बना रहे, लेकिन हम लोगों को भी हमारा देश का राजकाज करने का मौका मिले। और क्या हुआ अध्यक्ष जी, जब वो व्यक्ति हिंदुस्तान में जैसे हमेशा आता रहा, हर 2-3 महीनों में नेपाल से और वापस जाता रहा अपने साथियों के साथ, जब पिछले अप्रैल महीने में वो हिंदुस्तान आया तो 18 अप्रैल को उसकी गिरफ्तारी करती है हमारी पुलिस इस राजधानी दिल्ली में। और 18 तारीख को अप्रैल का उसकी गिरफ्तारी करके कहां रखा जाता है? रोंगतोंग दोरजी, यूएन कमिश्नर ऑन ह्यूमन राइट्स ने एक आश्रय जिसको दिया, वो व्यक्ति उस देश का आज के दिन सबसे बड़ा नेता, जननेता, कहां रखा जाता है? दिल्ली से 7 किलोमीटर के दूरी पर बेगर्स होम, भिखारियों का घर में। 50वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। किस चीज की? पंडित नेहरू का भाषण को हम लोग रोज रिहर्सल चल रहा है वहां पर। ट्विस्ट विद डेस्टिनी, क्या था ट्विस्ट विद डेस्टिनी? पंडित नेहरू का उस भाषण में जब सारी दुनिया सो पड़ी है तो हिंदुस्तान जाग उठ रहा है। कहां, किस चीज के लिए? उन्होंने कहा कि आजादी के लिए। और जब प्रजातंत्र के लिए लोग लड़ रहे हैं तो प्रजातंत्र के लिए लड़ने वाला एक नेता जब हमारे देश में आता है, आता रहा है एक अरसे से, तो उसकी गिरफ्तारी आप करते हैं और बेगर्स होम में उसको भेजते हैं। उसके मित्र और अन्य लोग अदालत जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट उनको जेल में लाने के लिए आदेश देता है और तब से लेकर आज तक वो तिहाड़ का जेल में बंद है। और बीच में क्या हुआ? बीच में उसको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए, यहां से उसे भूटान भेजने के लिए आज हमारे सरकार ने मुकदमा दायर किया है। अध्यक्ष, उनको उनके देश में वापस भेजने का मतलब उनको फांसी पर लटकाने के लिए या उनको जेल के भीतर या जेल के बाहर जान से मारने के लिए भेजने की बात होगी। हमने 1 तारीख को इस महीने का ये सारे परिस्थिति को मद्देनजर रखकर देश के प्रधानमंत्री को लिखा, उसके मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों को विशेष तौर पर लिखा और कहा कि इस देश का मान का सवाल है। ये देश प्रजातंत्र के लिए दुनिया भर के लोगों का समर्थन करने वाला देश रहा है। दक्षिण अफ्रीका में हम लोगों ने साथ दिया था, उधर पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने साथ दिया था,
नेपाल के राणाओं के खिलाफ इस देश के लोग वहां जाकर हाथ में बंदूक लेकर लड़े हैं, समाजवादी आंदोलन के लोग और अन्य लोग। और ये देश ने जब सुकार्नो, मोहम्मद हट्टा, सुल्तान शहरियार, ये सब लोगों को वहां पर इंडोनेशिया में वहां की सरकार मतलब वहां जो वसाहतवाद उस समय चल रहा था, हॉलैंड की सरकार वहां राज कर रही थी, उनसे बचाकर हिंदुस्तान में लाने के लिए हम लोगों ने, पंडित नेहरू ने बीजू पटनायक को उनका निजी जहाज लेकर भेज दिया था और वो जाकर अपने जान को खतरे में डालकर हिंदुस्तान उन्हें ले आए थे। एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इस राजधानी में किया था, महात्मा गांधी ने उसको संबोधित किया था, पंडित नेहरू ने उसको बुलाया था। और ये सारा किया हुआ, सारे विश्व में लोकतंत्र के लिए लड़ा हुआ हमारा देश आज पड़ोस का एक देश के एक नागरिक को, जो वहां प्रजातंत्र को लौटाने के लिए महात्मा गांधी के ही रास्ते पर संघर्ष चला रहा है, तो उसे आज राजाशाही, तानाशाही के हवाले करने के लिए जाएगा। अध्यक्ष, हम बहुत दुखी मन से और बहुत गुस्से से ये बात को यहां पर छेड़ रहे हैं और मेरी प्रार्थना है कि ये 40 करोड़ रुपया रोका जाए, ये 40 करोड़ रुपया नहीं दिया जाए। मुझे कहा गया, सरकार के ओर से मुझे बताया गया कि बहुत गंभीर मामला है। क्या गंभीर मामला है? तो कहा गया कि चीन कहता है वहां के राजा को कि तुम्हें जो सीमा चाहिए तुम सीमा तय करो, हम उस पर मोहर लगाएंगे। भूटान की सीमा तुम राजा तय करो, हम उस पर मोहर लगाएंगे। और चीन बोलता है हमको बदले में थिम्पू में मेरा एक दूतावास लगाने के लिए मौका दे दो। क्या अध्यक्ष जी, ये देश अपना विदेश नीति, मानवीय अधिकारों के बारे में अपनी नीति, व्यक्ति आजादी के बारे में अपनी नीति, विश्व में एक नया समाज निर्माण करने के बारे में अपनी नीति इस प्रकार के ब्लैकमेल पर चलाएगी? हम नहीं समझ पा रहे। इसमें नई बात नहीं अध्यक्ष जी, मैं पिछले 30 सालों से ये दो वाक्य सुनता आ रहा हूं कि नहीं, राजा पता नहीं क्या करेगा। कल अगर चीन भूटान के ऊपर हमला करना चाहे, क्या हिंदुस्तान लड़ने जाएगा चीन से? कल अगर भूटान तय करेंगे हमारा रिश्ता हम चीन से जोड़ेंगे, भारत से नहीं, क्या हम अपनी सेना भेजेंगे भूटान में? कुछ कटु बातें मैं आज यहां पर छेड़ रहा हूं, हमसे रह नहीं जाता है अध्यक्ष, इसलिए मैं कटु बातें और सख्त बातें छेड़ रहा हूं। हम लोग इस देश के निवासी हैं, ये हम लोगों का देश है। इस देश के लिए जीना, इस देश के लिए मरना, ये हम लोगों का संकल्प होना चाहिए। और इस देश के लिए जीना और इस देश के लिए मरना अगर ये हमारा संकल्प हो, तो कौन चीन हमको क्या धमकाता है, हम इसका परवाह नहीं करेंगे कतई। और कौन भूटान का राजा हमें क्या बोलता है, हम कतई इसका परवाह कर नहीं सकते हैं। हम अपना देश और इस देश के जो मूल्य है, जिन मूल्यों के लिए ये देश बना, जिन मूल्यों के लिए ये देश अपना आजादी के लिए लड़ा, और तब से लेकर भले हम लोगों में गिरावट आई हो, लेकिन वो मूल्य तो अपनी जगह पर है, उन्हें तो नहीं हम लोगों ने छोड़ दिया। तो इसलिए अध्यक्ष जी, मेरी प्रार्थना है कि सरकार एक ही तो भूटान के सरकार से ईमान ठीक बात कर ले और उनसे कहे कि ये व्यक्ति को देने का सवाल नहीं उठता है, उनकी अपनी आजादी वो बना रखे। जिस नेपाल में वो बना पड़ा है वो नेपाल जाएं, जब उनको हिंदुस्तान आना है वो यहां आवे, और बात जहां जाना है उनको जाते रहे। लेकिन अगर ये बात नहीं हो सकती है तो फिर 40 करोड़ रुपया भूटान को नहीं जाना चाहिए। इससे बढ़कर अपमान इस देश का नहीं हो सकता है। तो इन शब्दों के साथ अध्यक्ष जी, ये 3 मोटी बातें जो मैंने आपके सामने रखी, मैं इन मांगों का विरोध करता हूं। थैंक यू श्री ओमपाल।